नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी हम बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में बिहार स्पेशल चला रहे हैं वीडियोस को, और बिहार स्पेशल में हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए अब प्राचीन बिहार के इतिहास के तहत मगध साम्राज्य में आ गए हैं, जहां हम नंद वंश को पढ़ने वाले हैं। तो नंद वंश का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो दोस्तों, नंद वंश जो है उसकी जो इरा रही है, उसका जो काल रहा है, वो लगभग 344 से 321 ईस्वी पूर्व के बीच में रहा है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, और राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र बनाई थी उन्होंने। ठीक है, जिसे यूनानी पालीबोथरा भी कहते थे। पाटलिपुत्र को यूनानी ग्रीक लोग पालीबोथरा भी कहते थे। पहली बार क्या हुआ कि नंद वंश के आने से पहली बार एक सुसंगठित और विशाल साम्राज्य की नींव पड़ी, और जो नंद वंश है वो अकूत संपत्ति और कठोर कर नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। कर नीति कठोर क्यों थी, ये धनानंद वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो नंद वंश के दो मुख्य प्रतापी राजा हुए, महापद्मनंद और धनानंद। तो पहले हम महापद्मनंद के बारे में पढ़ते हैं। महापद्मनंद को पुराणों में सर्व छत्रांतक कहा गया है। सर्व छत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसे महापद्म भी बोला गया है, और महाबोधि वंश में उग्रसेन बोला गया है। उग्रसेन का अर्थ होता है विशाल सेना का स्वामी। तो महापद्मनंद को पुराणों में सर्वछत्रांतक और महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। इसने एकराट की उपाधि धारण की थी। एकराट का मतलब होता है एकमात्र सम्राट, और इसने परशुराम की भी उपाधि धारण की थी, क्योंकि क्षत्रियों का नाश करने वाला था ये, कारा किया था, तो दूसरा परशुराम भी ये कहलाया था। ठीक है, अब इसके बारे में है कि भारत का पहला ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट जो था वो महापद्मनंद ही था। इसने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग और मैथिल राज्यों को पराजित किया था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे, और महापद्मनंद ने ही केंद्रीय शासन पद्धति की शुरुआत की थी, इसलिए इसे केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहते हैं। अब नंद वंश में महापद्मनंद से इससे ज्यादा तथ्य प्री लेवल पे कुछ भी नहीं आता, और मेंस में भी अगर आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, काफी है। अब दूसरा शासक जो था नंद वंश का, वो था धनानंद। महापद्मनंद के 9 पुत्र थे, और 9 पुत्रों में सबसे छोटा जो था वो धनानंद था। वो धनानंद ही था जिसके समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और ये जो आक्रमण किया था वो 326 ईस्वी पूर्व की बात है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुना देता हूँ कि महापद्मनंद, ये धनानंद के समय में सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि कारण ये था कि उन्हें पता चल गया था कि जो व्यास नदी के दूसरी ओर नंद वंश है, उसमें लाखों 10 लाख से ज़्यादा सैनिक वाला वो राष्ट्र है, वो साम्राज्य है, और धनानंद बहुत ही प्रतापी था इस मामले में। और अगर सेना ने उसे पार किया और लड़ने की कोशिश करी तो पूरा ही सिकंदर की सेना का खात्मा हो जाएगा। पहला तो ये। इसमें एक कारण ये भी दिया जाता है कि काफ़ी 6 साल से अधिक समय से सिकंदर अपने अभियान पे था, और सेना बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन जो भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से देखें, इतिहासकारों के दृष्टिकोण से, तो धनानंद की सेना और उनकी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति से डर के ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। अब धनानंद पे आते हैं दोबारा लौट के वापस। तो धनानंद बेहद लोभी और धन संचय करने वाला राजा था। यह जनता में बहुत ही अलोकप्रिय था। लोकप्रिय बिल्कुल नहीं था। यह इसलिए क्योंकि इसने पेड़ों पे, पत्थरों पे और खाद तक पर कर लगाया था। तो जो हमने जो हेडिंग में पढ़ा ना, अकुत संपत्ति और कठोर कर नीतियों के लिए प्रसिद्ध, तो यही कर नीति जो थी ना इसकी, कि इसने पेड़ों पे, पत्थरों पे, खाल तक पे कर लगा दिया था। इस वजह से ये जनता में काफी अलोकप्रिय था। ग्रीक स्रोतों और यूनानी लेखकों ने धनानंद को एग्राम्स और जेंड्राम्स कहा है। ये बस याद कर लीजिएगा कि एग्राम्स और जेंड्राम्स जो है वो ग्रीक स्रोतों में मिलता है इसका नाम, धनानंद का नाम, और यूनानी लेखकों ने इसे एग्राम्स या जेंड्राम्स कहा है। नंदवंश की पतन की बात करें तो धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य विष्णुगुप्त उसके दरबार में आए थे, और उसका धनानंद ने अपमान किया था। ये वही चाणक्य विष्णुगुप्त हैं जिन्होंने बाद में जाके अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति विज्ञान की बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है, उसकी रचना की थी। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर, जब उनको अपमान किया, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धनानंद को पराजित किया और मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। आगे हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो मौर्य वंश आएगा उस पर वीडियो आना शुरू होगा, और उसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका, इसके लिए अलग अलग वीडियोस पढ़ेंगे। फिर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये नंद वंश का के वीडियो में इतना ही तथ्य काफ़ी है आपके प्री और मेंस के लिए, और
और कोई भी एग्ज़ाम बीपीएससी लेवल पे, कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार लेवल पे, उसके लिए काफ़ी है ये। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, ध्यान से सुनिए, और आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं इसका, क्योंकि इसमें मैंने मैक्सिमम तथ्य अलग अलग ऑथेंटिक सोर्स से लेकर डाल दिया है। इससे ज़्यादा आपको कहीं सोर्स मिलेगा भी नहीं और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप इसको अच्छे से गेट बाय हार्ट कीजिए, एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए दोस्तों से, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।